हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का रिमेनिंग पार्ट हम पढ़ रहे हैं। पहला है जो टॉपिक है वो है क्वांटम नंबर, सेकंड हम पढ़ेंगे शेप ऑफ ऑर्बिटल और थर्ड हम पढ़ेंगे रूल ऑफ द फिलिंग सब सेल को कैसे भरते हैं और साथ में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और अंत में पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल से। इतना ही आज हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम टॉपिक शुरू करते हैं। क्वांटम नंबर पहला टॉपिक है अपना क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर किसे कहते हैं? वैसे एक के तरह से हम आज इसको मान सकते हैं कि ये एक पोस्टल नंबर है या पोस्टल एड्रेस है। आजकल कोरियर का आप मंगाते हो अमेजोन या मतलब फ्लिपकार्ट, इन पे आप मतलब ऑर्डर करते हो तो वह आपका ऑर्डर आपके घर तक डिलीवर तब होता है जब आप उसको डिस्ट्रिक्ट मतलब स्टेट बताते हो, स्टेट के बाद आप बताते हो उसको सिटी के बाद बताते हो आपको आपके गांव का नाम और पिन कोड नंबर, तब जाकर के वो आपके घर पे पहुंचता है। ठीक इसी प्रकार परमाणु में कोई इलेक्ट्रॉन कहाँ पर उपस्थित है उसकी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे पास भी एक क्वांटम नंबर है जो ये बताती है कि परमाणु के इलेक्ट्रॉन परमाणु में कहाँ पर उपस्थित है। जब हम क्वांटम नंबर पढ़ते हैं तो हमें चार प्रकार की क्वांटम नंबर पढ़नी होती है। पहला है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम सेल के बारे में जानकारी मिलेगी हमसे, यानी सेल क्या है, कक्ष क्या है और उसके पूरी जानकारी मिलेगी। सेकंड टॉपिक हम पढ़ेंगे एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। थर्ड टॉपिक हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो ऑर्बिट के बारे में जानकारी देती है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो है वो सब सेल के बारे में जानकारी देते हैं जिसे हम दिगंशी क्वांटम नंबर कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लास्ट जो है वो स्पिन क्वांटम नंबर। इस प्रकार से हमारे पास टोटल 4 पॉइंट हमारे क्वांटम नंबर के होंगे। पहला टॉपिक ले लेते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या लिया? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। किसने दिया था? बोर ने दिया था। इट्स प्रेजेंट द नेम, साइज एंड एनर्जी ऑफ द सेल। क्या क्या देता है? नाम बताता है, कौन सा ऑर्बिटल है, साइज बताता है और उसकी ऊर्जा के बारे में बताता है, यानी ऑर्बिटल के बारे में जानकारी देता है। द वैल्यू ऑफ एन लिव बिटवीन द 1 एंड इन्फिनिटी, एक और इन्फिनिटी के बीच में होती है। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 अनंत तक इसकी वैल्यू हो सकती है। जिसने बोर ने नाम दिया था इन ऑर्बिट का KLMNO आदि, इसको हम आगे और मतलब कह सकते हैं KLMNOPQRS ऐसे कुछ और नाम दे सकते हैं। तो ये हमने बोर ने दिए थे, तो इनको हम लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो किसी कोर्स की एनर्जी त्रिज्या के बारे में बताती है। nth कोर्स है, कोई भी nवां कोर्स है, उसकी त्रिज्या कैसे हम ज्ञात करते हैं उसका फॉर्मूला हमने निकाल लिया था। ये है R बराबर 0.529 इंटू n² Z एंगस्ट्रॉम में। और आप इनकी त्रिज्या अगर निकालते हो तो इससे ये पता चलता है, क्या पता चलता है वो ध्यान देना। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर नाभिक है और नाभिक के चारों ओर कई सारे कोष है यानी ऑर्बिट है, और इन ऑर्बिट की त्रिज्या जो है वो नाभिक से दूरी बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है, यानी कोष की नंबर बढ़ने के साथ साथ त्रिज्या का मान बढ़ता है। ये त्रिज्याओं के मतलब असेंडिंग ऑर्डर है। नेक्स्ट हम बात करें, ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो प्रत्येक ऑर्बिट की जो है सेल की जो है आपको एनर्जी और बताता है। एनर्जी का मान भी हम बोर मॉडल से निकाल सकते हैं और इसका फॉर्मूला है -13.6 इंटू Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब ये क्या है कि यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है प्रत्येक कोष में, कोष का नंबर बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसी एंगुलर मोमेंटम को भी बताता है। एंगुलर मोमेंटम का मान mvr का मान Z² और n² के इक्विवेलेंट होता है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के द्वारा एंगुलर मोमेंटम भी निकाला जा सकता है। और लास्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का एडवांटेज है कि यह एक जो ऑर्बिट होता है या सेल होता है उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं उनकी संख्या बताती है। टोटल इलेक्ट्रॉन होता है n2n²। ये कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? जैसे मान लीजिए n का मान 1 है तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 अगर होता है तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो गया।
और अगर मान लीजिए 3 होता है तो कितना हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो मैक्सिमम भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर की। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम कई सारे नाम से बोल सकते हैं। एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, और सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी हम इसको बोलते हैं। तो एजीमुथल क्वांटम किसने दिया था, ये सोमरफील्ड ने दिया था। इसे एल द्वारा प्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, इट्स रिप्रेजेंट द शेप ऑफ सब सेल का साइज, जो आकार है वो बताती है, और ऑर्बिटल के बारे में बताती है, एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट के बारे में बताती है। कक्षीय चुंबक मतलब एंगुलर मोमेंट है, कक्षीय कोणीय संवेग के बारे में जानकारी देती है। वैसे वास्तव में हम देखें तो एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है सेल को सब सेल में डिवाइड करती है। इसका जो मान है, सब सेल का जो मान होगा वो वैल्यू है 0 से n-1 के बीच में होती है। कितनी होती है, 0 से नहीं, हाँ 0 से n-1 के लिए ये वैल्यू होती है, 0 से n-1 होती है। जैसे पहले के लिए ये 1-1 बराबर 0 होती है, दूसरे कोस के लिए 2-1 बराबर मतलब हो गया 0, 1। ये इसकी वैल्यू, इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, तो ये क्या हो जाएगी, 0 से 1 तक हो जाएगी। इसी प्रकार n बराबर 3 होगा, तो ये हो जाएगा n-2, n-1 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 - 1 बराबर 2। तो इसका मतलब 0, 1 और 2 ये वैल्यू होगी। तो इस प्रकार से प्रत्येक सब सेल की वैल्यू आप निकाल सकते हो। L का मान अगर 0 होता है तो उसे हम सब सेल S सब सेल कहते हैं, और L का मान 1 होता है तो हम P सब सेल कहते हैं, और L का मान अगर 3 होता है तो इसे हम F सब सेल कहते हैं। और इनकी वैल्यू आप निकालना चाहो तो एक एक की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, किसी के लिए भी निकाल सकते हैं। जैसे मैंने अभी निकाला था, n का मान 3 होता है तो L का मान 0, 1, 2 होगा। इसको हम 3s, ये तीसरा है तो 3s और 3p और 3d कहेंगे, क्या सब सेल कहेंगे। मतलब प्रत्येक सेल को सब सेल में डिवाइड कर सकते हैं। इसी प्रकार n बराबर 4 होगा तो L का मान क्या होगा, L का मान होगा n-1 यानी 4-1 बराबर 3। तो 0 से 1, 2, 3 तक इसकी वैल्यू होगी, जिसको हमें 4s, 4p, 4d और 4f के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। इस प्रकार हम ये जानते हैं कि चौथा कोष 4 उपकोषों में विभाजित है, और पहला कोष 1 उपकोष में, दूसरा 2 उपकोष में, तीसरा 3 उपकोष में, चौथा 4 उपकोष में, पांचवा 5 उपकोष में। इस प्रकार से जितने नंबर का कोष है वह उतने ही उपकोषों में विभाजित है, सब सेल में विभाजित है। द वैल्यू ऑफ इफ द वैल्यू ऑफ n इज द सेम देन द ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ द वेरियस सब सेल विल बी गिवन बाय। आप ये जानते हो कि एक ही अगर कोष है, अगर सेम है n की वैल्यू, तो n की वैल्यू सेम होने पर इनके जो उपकोष है उनकी वैल्यू का मान जो है L का मान बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। यानी अगर मान लीजिए F उपकोष तक किसी में है, जैसे चौथे की बात करें तो फोर्थ और सेल की बात करें तो फोर्थ सेल में F उपकोष की एनर्जी जो है, उपकोष की एनर्जी ज़्यादा होगी, D की कम, P की कम और S की सबसे कम, ये नियरेस्ट होगा नाभिक के। तो इस प्रकार आप किसी भी सेल में सब सेल के एनर्जी का क्रम भी इस एजीमुथल क्वांटम नंबर से बता सकते हो। इसके अलावा हम ये जानते हैं कि L का मान अगर सेम होता है, L का मान सेम है, तो n अगर डिफरेंट है तो आप इनके एनर्जी का ऑर्डर जो है वो इस प्रकार से बता सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4th p है, 5th p है, 6th p है, तो ऑटोमेटिक पता चल गया कि ये 6p है, इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, 4th की एनर्जी सबसे कम होगी, क्योंकि आप जानते हो कि n का मान बढ़ने पर नाभिक से जो डिस्टेंस है वो बढ़ती है, इसलिए इनकी एनर्जी का मान बढ़ता है। नेक्स्ट हम बात करें हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट की, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर है उससे हम और मतलब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट निकाल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है L+1 का अंडररूट गुणा h/2π यानी इंटू h/2π। h/2π को हम हैश कहते हैं। क्या कहते हैं? हैश। तो हैश को लिखें तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी अंडररूट L
एल प्लस वन का अंडर रूट, ये हो जाएगा एल प्लस वन का अंडर रूट, एल गुणा एल प्लस वन का अंडर रूट और हैश। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट जो है वो एस सब सेल के लिए 0 होता है। अगर हम इसकी वैल्यू लिखे हैं तो एल का मान कितना होता है, 0 होता है, तो इसके लिए एंगुलर मोमेंट भी 0 होगा। पी सब सेल के लिए अंडर रूट 2 हैश होगा या h/2 पाई होगा। इस प्रकार सब के लिए हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें एजीमुथल क्वांटम नंबर की, तो यह द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द पर्टिकुलर सब सेल इज इक्वल टू दिस, मतलब 2 इंटू 2l प्लस 1 होगा, 2 इंटू 2l प्लस 1, ये एक सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। अब देखिए एस ऑर्बिटल की बात करें, एस सब सेल की बात करें सॉरी, तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या। देखिए यहाँ पर क्या है, एस के लिए कितना लिखें, 0 होगा तो ये प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, उसमें एक से 2 गुना होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। इसी प्रकार पी ऑर्बिटल के लिए 6 और डी ऑर्बिटल के 10 और ये एफ के लिए 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैसे भी आपको ये याद रखना है कि एस ऑर्बिटल में एफ सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2, और पी सब सेल में कितने भरे जा सकते हैं, 6, और डी सब सेल में कितने भरे जा सकते हैं, 10, और एफ में 14। ये शेप ऑफ सब सेल की जो शेप है वो बताता है कौन, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये कह रहा है एस जो है स्फेरिकल होता है, पी डम्बल शेप होता है, डम्बल बेल शेप होता है, और डी जो है डबल डम्बल बेल शेप होता है, और एफ जो ऑर्बिट मतलब सब उपकोष है उसकी जो शेप है वो थोड़ी सी मतलब कॉम्प्लेक्स होती है सब सेल की, इसलिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्नेटिक या ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर। ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर तीसरी क्वांटम नंबर है जो हमें कई सारी जानकारी देती है। वो कौन कौन सी है, पहले इट रिप्रेजेंट द शेप ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल एंड द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मतलब है यहाँ पर ऑर्बिटल से है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सब सेल को ऑर्बिटल में डिवाइड करती है और यह ऑर्बिटल की शेप के बारे में जानकारी देती है। तीसरा पॉइंट अगर हम देखें, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड सच ईच सब सेल इज द फर्दर सब डिवाइडेड इनटू द ऑर्बिटल। मतलब ये कह रहा है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करें या उसका मान देखें तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो एक सब सेल है वह कई सारे ऑर्बिटल्स में डिवाइड होता है। द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज नॉन एज द ऑर्बिटल के कहलाता है। ये बात हमारी हो गई थी। नेक्स्ट है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिस्क्राइब दीज द डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड में जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में जानकारी देता है। द वैल्यू ऑफ एम ऑल द इंटीजर वैल्यू फ्रॉम द -l टू +l इंक्लूडिंग द 0 को शामिल करते हुए हमारी इसकी वैल्यू होती है। इसका m का मान जो है वो l पर डिपेंड करता है। l का मान -l से लेकर 0 से लेकर के +l तक होता है। यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए l का मान 1 है, देखो 0 का मान होगा, जैसे l का मान 0 होगा तो m का मान भी 0 होगा, और l का मान यदि 1 होगा तो ये -0 और +1, ये 3 वैल्यू होगी m की वैल्यू कितनी होगी 3। और ठीक इसी प्रकार अगर मैं ये बात कर लेता हूँ कि अगर मान लीजिए l का मान कितना है 2, तो m का मान कितना होगा -2, -1, 0, +1 और +2, ये 5 वैल्यू होगी। तो इस प्रकार ये डिवाइड करता है कि एक सब सेल कितने मतलब उपकोष जो है कितने ऑर्बिटल में डिवाइड होता है। देखिए यहाँ पर हम ये बात बोल रहे हैं कि m का मान यदि -1, 0 और +1 होता है तो इसका वैल्यू हो गया l के बराबर हो गया 1, और अगर ये वैल्यू होता है L1 तो m का मान 3 होता है। इसका मतलब हो गया px, py और pz, यानी एक p सब सेल में 3 p उपकोष होते हैं, मतलब ऑर्बिटल होते हैं एक उपकोष में।
ये यहाँ पर हम केस स्टडी देखकर एक बार दोबारा देख लेते हैं कि m का मान अगर 1 होगा तो यहाँ पर इनकी वैल्यू होगी अलग अलग और इनके लिए पी एक्स, पी वाई और पी जेड होगा। इसी प्रकार यदि हम देखते हैं l का मान 2 होगा तो इनका मान इतना होगा और इनको भी हम आगे पढ़ेंगे कि 5 डी उपकोष में डिवाइड करता है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर किसे कहते हैं? ये आपको चक्रण के बारे में जानकारी देती है। जो इलेक्ट्रॉन है ना वो अपनी एक्सिस पर घूर्णन करता है। कहाँ पर घूर्णन करता है? देखिए नाभिक के चारों ओर घूमने के साथ साथ एक्सिस अपने एक्सिस मतलब अपनी ही स्थिति पर घूर्णन करता है। जैसे धरती पृथ्वी जो है अर्थ जो है सन के चारों ओर चक्र लगाते लगाते अपनी एक्सिस पर अपनी धुरी पर भी घूर्णन करती है, उसी प्रकार इस इलेक्ट्रॉन भी अपनी धुरी पर घूर्णन करता है जिसे हम इलेक्ट्रॉन स्पिन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। ये गोल्ड स्मिथ ने दी थी इससे क्वांटम नंबर की जानकारी। इट इज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन स्पिन अराउंड द ओन एक्सिस। अपनी खुद की एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन की जो रोटेशन की जो डायरेक्शन है उसके बारे में जानकारी देती है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर इसका एग्जांपल लेता हूँ, ये नाभिक है और इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। ये तो है ऑर्बिटल मोशन। और एक है ना ये इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने स्थान पर ही गति कर रहा है। इसको कहते हैं स्पिन। क्या कहते हैं? स्पिन। अब स्पिन कर रहा है तो स्पिन में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक ऑर्बिटल में। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। और 2 में से एक इलेक्ट्रॉन गति करता है इस साइड में तो दूसरा इलेक्ट्रॉन करता है इस साइड में। इन दोनों के स्पिन को हम किस प्रकार से दिखाते हैं? एक का तीर का निशान जो है ऊपर की तरफ होता है, ये ऊपर की तरफ मान लीजिए, ये साइन अप साइड हम कहेंगे इसको, साइन अप। और दूसरे का तीर का निशान मान लीजिए नीचे की तरफ है। तो 2 निशान होते हैं। तो एक का हम ये स्पिन पॉजिटिव मानते हैं जिसको पॉजिटिव हाफ कहते हैं, प्लस हाफ कहते हैं, ये घड़ी की दिशा में मान लीजिए, और ये घड़ी के विपरीत दिशा में जिसको माइनस हाफ स्पिन कहते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉनों का स्पिन एक दूसरे के अपोजिट होता है अगर एक ऑर्बिटल में हो। स्पिन एंगुलर मोमेंट जो है वो उसके द्वारा भी हम इस स्पिन जो क्वांटम नंबर है वो स्पिन एंगुलर मोमेंट भी दर्शाएगी। उसका मान जो है वो है s+1 h/2π, जो s+1 का जो अंडरवुड है उससे ये होगा। ठीक वही है, सेम वैसे कि वैसे हम निकाल सकते हैं जैसे एजीमुथल में निकाला था। अब बात आती है स्पिन जो है वो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 उनको कैसे हम भरें? तो करेक्ट स्पिन होता है एक दूसरे के अपोजिट, और ये पेड इलेक्ट्रॉन के लिए है। और जो पेड इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे के एक ही दिशा में स्पिन नहीं करते, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में रोटेट नहीं करते। एक इलेक्ट्रॉन इधर रोटेट करता है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके विपरीत दिशा में रोटेट करता है। एक घड़ी की दिशा में मान लीजिए तो एक घड़ी के विपरीत दिशा में। अब घड़ी और विपरीत दिशा दोनों को दर्शाने के लिए एक को आप ऊपर तीर के निशान दर्शाओगे और एक आप नीचे दर्शाओगे, ये तो है करेक्ट स्पिन। और अगर आप दोनों को ही इलेक्ट्रॉनों को एक ही स्पिन डायरेक्शन दिखा देते हो तो ये है रोंग स्पिन। इस प्रकार ये 4 क्वांटम नंबर हो गए। नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल। शेप ऑफ ऑर्बिटल जो है वो हम पढ़ते हैं पहला एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल जो है वो स्फेरिकल होता है, रोटेट होता है, सिमेट्रिकल होता है और इसकी कोई दिशा नहीं होती। अगर हम ये कहें कि ये दिशा विहीन होता है तो ये सही बात है। अरे सीधी सी बात है, ये किसी भी दिशा में गुड़ सकता है। अच्छा चलिए हम बात करते हैं एस ऑर्बिटल की। तो एस ऑर्बिटल जो है वो देखिए बेटे इस वाइट वाले चित्र में देखिए, व्हाइट वाले चित्र में क्या दिखा रहा है कि नाभिक से दूरी बढ़ने के साथ साथ, जैसे ये नाभिक है, नाभिक से दूरी बढ़ने के साथ साथ इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पर बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन क्लाउड पहले बढ़ता है फिर धीरे धीरे कम हो जाता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो बीच की स्थिति में सबसे ज़्यादा होता है। ये एस ऑर्बिटल के लिए है। और एस ऑर्बिटल में 1s 2s 3s जैसे जैसे हम बढ़ते हैं तो वैसे वैसे इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड पहले बढ़ता है फिर घटता है फिर बढ़ता है फिर घटता है फिर बढ़ता है फिर घटता है। तो इस प्रकार जो है इनमें नोड जो है वो बन जाता है और नोड का मान जो है वो होता है n-1, यानी जितने नंबर का या जितनी क्वांटम नंबर का ये एस ऑर्बिटल है उससे एक कम नोड होता है। इसका मतलब ये हुआ
कि देखिए इसमें ना, इसमें क्या है, इसमें एक भी नोड नहीं है। नोड की संख्या कितनी है, 0, यहाँ पर 0 है। और यहाँ पर क्या है, नोड की संख्या कितनी है, 1। क्यों, क्योंकि ये 2s है। 2s का मतलब n कितना हुआ, n कितना है यहाँ पे, 2 है, तो यहाँ पर 2 - 1 बराबर नोड की संख्या होगी, तो 1 नोड की संख्या है। और ये 3s है, 3s के लिए नोड की संख्या कितनी होगी, 2। तो इस प्रकार नोड की संख्या आप डिसाइड कर सकते हो। नोड किसे कहते हैं, नोड का मतलब हो गया किसी ऑर्बिटल में वह स्थान, वह प्लेस, वह प्लेन, वह जगह या वह पॉइंट जिसमें इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 हो या साई स्क्वायर का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो साई स्क्वायर का मान इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी को बताता है, और प्रोबेबिलिटी का मान अगर 0 होता है तो उस स्थान को हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। तो नोड को नोड प्लेस या नोड सरफेस या नोड पॉइंट के नाम से हम डिस्कशन कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हमें ऑर्बिटल नंबर बढ़ाते हैं, ऑर्बिट का नंबर बढ़ता है, वैसे वैसे नोड की संख्या भी बढ़ती जाती है। अब चलते हैं हम पी ऑर्बिटल की। पी ऑर्बिटल का हमने देखा था कि अगर हम एल देखें तो एल का मान कितना होता है, एल का मान पी ऑर्बिटल के लिए 1 होता है। और 1 का मान अगर होता है तो एम का मान 3 हो सकता है, -1, 0 और +1। और इनको हम पी अक्स, पी वाई और पी जेड के नाम से, पी जेड, ये तीनों के नाम से हमें इनको डिफाइन कर सकते हैं। तो पी ऑर्बिटल जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पी सब सेल में पी ऑर्बिटल 3 प्रकार के होते हैं। इनको हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की डायरेक्शन के आधार पे पी एक्स, पी वाई, पी, ये ओरिएंटेशन के आधार पे इनको रखा गया है। पी ऑर्बिटल जो है वो डंबल शेप होता है, डंबल बेल शेप होता है। मतलब ये 2 लोब होती है, इसके 2 लोब में से एक लोब ऊपर होती है और एक लोब नीचे होती है। और इन लोब के बीच में एक ऐसा तल होता है जिस तल में इलेक्ट्रॉन के प्रोबेबिलिटी 0 होती है, जिसको हम नोडीय प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं, नोडीय प्लेन। नोडीय प्लेन की संख्या जो है वो पी ऑर्बिटल में केवल और केवल 1 होती है। मगर नोडीय सरफेस जो है वो उच्च ऑर्बिटल जो होते हैं ना, उच्च ऊर्जा स्तर के जो ऑर्बिटल होते हैं, यानी एन का मान 2, 3, 4 जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे उनमें नोडीय सरफेस की संख्या बढ़ जाती है। सरफेस जो होती है ना वो इस लोब में होती है। यहाँ लोब के मध्य जो सरफेस होती है, देखिए इस चित्र में, देखिए इस चित्र में ये आपको नोडीय सरफेस दिखा रखा है, जबकि रिमेनिंग जो चित्र है उसमें आपको नोडीय प्लेन दिखा रखा है। तो नोडीय प्लेन जो है वो केवल पी ऑर्बिटल में एक ही होता है। प्रत्येक पी ऑर्बिटल में एक नोडीय प्लेन होता है, और इस नोडीय प्लेन को हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये नोडीय प्लेन है, ये नोडीय प्लेन है और ये नोडीय प्लेन है। मगर नोडीय सरफेस जो होती है वो आपकी कहाँ होगी, नोडीय सरफेस जो है वो इन लोब में होगी। लोबी जो है यानी ये जो ऑर्बिटल जो है वो 2 पालियों में डिवाइडेड है, और प्रत्येक पाली में इनमें नोडीय सरफेस होती है। और नोडीय सरफेस का मान n पर निर्भर करता है, और इसका मान होता है n-2। n-2 का वैल्यू है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि n का मान 1 होता है तो ये वैल्यू माइनस में आएगी, मतलब कुछ भी नहीं होती। और n बराबर 2 होता है तो यहाँ पर n बराबर 2 होगा तो 0 हो गया। और n बराबर 3 होता है तो एक नोडीय सरफेस होगी, और n बराबर 4 होता है नोडीय सरफेस का मान 2 होगा। इस प्रकार n-2 से नोडीय सरफेस की वैल्यू निकाली जा सकती है। नेक्स्ट हम बात करें कि डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल किसे कहते हैं, डी ऑर्बिटल का मतलब हो गया यहाँ पर एल का मान कितना हो गया, 2। अगर मान लीजिए दिगंशी क्वांटम संख्या का मान 2 होता है तो एल का मान कितना हो सकता है। देखिए दिगंशी क्वांटम संख्या एल के ऊपर निर्भर करती है एम की वैल्यू, और एम की वैल्यू का मान यहाँ पर एल के लिए कितना हो गया, एल की वैल्यू कितनी है, 2। तो यहाँ पर एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम की वैल्यू हो जाएगी, आपको याद होगा, -2, -1, 0, +1 और +2। इस प्रकार से 5 वैल्यू होगी, और इन 5 वैल्यू के आधार पे 5 डी ऑर्बिटल होंगे। कितने होंगे, डी ऑर्बिटल। तो ये बेटे यहाँ पर लिखा हुआ है इन वैल्यू के आधार पे इनके डी ऑर्बिटल के नाम। डी ऑर्बिटल जो है वो मतलब 4 पालियों युक्त होते हैं। 4 पालियों युक्त का मतलब हो गया डबल डंबल बेल शेप होते हैं। 4 पालियां एक दूसरे के विपरीत होती है, मैक्सिमम दूरी पर होती है, यानी एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर होती है। और इनका जो ओरिएंटेशन है,
मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है, जो भी एक्सिस है उसके अकॉर्डिंग इसकी पाली कैसे व्यवस्थित है, उन पालियों के आधार पर, पालियों का अरेंजमेंट के आधार पर, ये जो पालियां हैं उनके अरेंजमेंट के आधार पर इन्हें हम नाम देते हैं डी एक्स वाई। यानी ये जो पाली है इसकी वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में, डी वाई जेड, तो वाई जेड का मतलब हो गया वाई और जेड एक्सिस के बीच में पाली का ओरिएंटेशन है। एक होता है डी जेड एक्स, यानी जेड एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में इसका ओरिएंटेशन है। और एक होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मतलब हो गया इनकी जो पालियां हैं वो एक्स स्क्वायर यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक्सिस में है। और एक होता है लास्ट डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर का मतलब हो गया ये जो पाली है इसकी, वो पाली जो है वो जेड एक्सिस पर है। चारों पालियां, दो पालियां यहाँ पर है और दो पालियां यहाँ पर है। इस प्रकार पालियां जो है दो दो पालियां एक दूसरे पर अध्यारोपित है और इसी कारण हम इसको डी जेड स्क्वायर कहते हैं। अब बात करते हैं नोड के। नोड क्या होता है और नोड सरफेस और नोड ये पॉइंट कितना होता है। तो सबसे पहले हम बात करें, इसमें 3 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। पहला है नोड ये पॉइंट। तो डी ऑर्बिटल जो होता है उनमें सब में नोड ये पॉइंट एक ही होता है। नोड ये पॉइंट एक होता है। पॉइंट का मतलब हो गया ये जो बेटे यहाँ पर हम लास्ट में बीच में ये जो दिखा रहे हैं, बीच में जो पॉइंट दिखा रहे हैं वो आपका नोड ये पॉइंट है। फिर हम बात करते हैं नोडीय सरफेस की। तो नोडीय सरफेस का मान हम दिखा सकते हैं n-3 द्वारा, यानी n-3 नोडीय सरफेस होता है किसी भी डी ऑर्बिटल में। यानी 3D XY अगर है तो नोडीय सरफेस, नोडीय जो सरफेस होगा वो 0 होगा। और 4D होगा, 4D का जो ऑर्बिटल होगा उसमें नोडीय सरफेस 1 होगा, 5D में 2 होगा, ऐसे करके आगे आप निकाल सकते हो। और नंबर ऑफ द नोड सरफेस की बात करें तो उसको हम इस फॉर्मूले से भी दर्शा सकते हैं। नोडीय सरफेस की बात करें तो क्या फॉर्मूला है, n-l-2। और हम जानते हैं l का मान जो है हमेशा d के लिए, d ऑर्बिटल के लिए एक होता है, सॉरी d सब ऑर्बिटल के लिए आपका जो है वो l का मान 2 होता है। तो n-2 - 1 का मतलब हो गया n-3। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिख दिया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं नोडीय प्लेन की। नोडीय प्लेन अलग चीज होती है भाई। नोडीय पॉइंट, नोडीय सरफेस और नोडीय प्लेन, ये तीनों पॉइंट हमें ध्यान में रखने हैं। तो यहाँ पर नोडीय प्लेन का मतलब हो गया ये प्लेन। देखिए आप इस चित्र जो पिक्चर है उसको आराम से देखिए। इसमें ना 2 प्लेन आपको दिखाई दे रहा है, एक ये वाला है और एक आपका यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है, ये प्लेन है जो एक हॉरिजॉन्टल है एक वर्टिकल है। दोनों प्लेन जो है वो इन पालियों को 4 भागों में डिवाइड करा है। एक प्लेन दो पालियों को ऊपर और 2 पालियों को नीचे कर रहा है, इसको हम एक प्लेन कहेंगे। दूसरा प्लेन जो है वो हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है। तो दोनों एक्सिस पे 2 प्लेन है। इन प्लेन को हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के आधार पे अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। हमें यहाँ पर नोट रखना है मेन तो कि नोडीय पॉइंट कितना होता है। डी ऑर्बिटल में नोडीय पॉइंट की संख्या, डी ऑर्बिटल में नोडीय पॉइंट की संख्या कितनी होती है, नोडीय पॉइंट होता है 1। नोडीय सरफेस कितनी होती है, नोडीय सरफेस होती है कितनी होती है n-3। और नोडीय मतलब प्लेन कितना होता है, नोडीय प्लेन होता है कितना होता है 2। ये 3 पॉइंट हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट है एफ ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल्स जो होता है उसकी वैल्यू होती है L बराबर होती है इसके लिए 3। और ये जो है सब सेल F जो सब सेल है उसके लिए है। और इसके L की वैल्यू जो है M के मान को डिपेंड करती है। M का मान इनका 7 वैल्यू आती है, -3, -2, -1, 0, +1 और +2 और +3। ये F ऑर्बिटल जो है वो इनको हम डिवाइड भी कर सकते हैं। देखिए बेटे ये बात ये है कि इनकी नाम याद रखना थोड़ा सा टिपिकल है। हालांकि इनकी संरचना तो हम दिखाई नहीं सकते, क्योंकि इसमें पालियां कितनी होती हैं, पालियां कितनी होती है आपको पता है। पालियां होती है 3 6 पालियां होती है और 6 पालियों से ट्री डंबल होती है और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाती है। इस कारण हम इनका अध्ययन और डिटेल में यहाँ नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम लेके चलते हैं रूल्स फॉर फिलिंग